हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ लिया था। आज हम संविधान का भाग स्टार्ट करेंगे। तो भाग एक हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भाग एक में लिखा हुआ है, भाग एक में है भारतीय संघ व उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। मतलब भारत संघ क्या है, उसमें कितने राज्य हैं और उन राज्यों का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो अगर भाग एक में देखें तो भाग एक में आर्टिकल 1 से 4 तक के आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 में है संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, तो इसके अंतर्गत लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया? तो भारत अर्थात इंडिया में जो भारत शब्द है वो तो देश का नाम बता रहा है, पर इंडिया क्या है? तो याद रखें, सोवियत संघ में भारत का नाम इंडिया के नाम से दर्ज है, इसलिए लिखा गया भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का एक संघ होगा। संघ क्या है? तो संघ शासन प्रणाली को दर्शाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में संघात्मक ढांचा है। संघात्मक ढांचा है मतलब यहाँ पर केंद्र सरकारें भी हैं, यहाँ पर राज्य सरकार भी हैं, और केंद्र व राज्य सरकार के बीच अलग अलग विषयों का बंटवारा किया गया है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुगम तरीके से संचालित की जा सके। पर भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब संघ जो शब्द है वो जनरली कनाडा के शासन व्यवस्था से हमारे देश में लागू की गई है। अगर इंग्लिश में देखें तो संघ को हम लोग यूनियन भी कहते हैं और फेडरेशन भी कहते हैं। तो फेडरल और यूनियन दोनों का मतलब ही संघ होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनियन का मतलब है कि सभी राज्यों से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो पाएगा। मतलब राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन फेडरेशन फेडरेशन में भी राज्य और संघ दोनों रहते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य संघ से अलग हो सकते हैं और नया एक संघ या नया एक देश बना सकते हैं। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य हैं। जैसे मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, बंगाली बोलने वालों के लिए वेस्ट बंगाल, गुजरात जो है गुजराती लोगों के लिए है ना। तो इस तरीके से भाषाई आधार पर तो बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ है भारत में, लेकिन वो सभी राज्य भारत का ही हिस्सा है, भारत से अलग नहीं हो सकते। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं है। फेडरेशन में राज्य जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं संघ से। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि यूनियन जो होता है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी समूह है या अविनाशीय संघ है, जबकि फेडरेशन अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। अगर हम बात करें यूनियन तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया ही है। लेकिन अगर फेडरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूएसए। यूएसए में जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों के जो झंडे हैं वो भी अलग अलग हैं, है ना। सभी शहरों के फ्लैग अलग अलग हैं। तो कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता है संघ से। ठीक है। तो अब देखो, भारत जो है वो एक अनश्वर संघ है। भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। और साथ ही साथ एक बात और याद रखना, भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब भारत से किसी राज्य का कोई समझौता नहीं हुआ है कि हम इतने वर्षों तक या हम इतने समय तक भारत का हिस्सा रहेंगे। भारत का हिस्सा है और वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि भारत एक अनश्वर संघ है, कभी भी यह नष्ट नहीं हो सकता। अगर हम भारत शब्द की बात करें तो भारत का मतलब ही यही है कि इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चूंकि संघ का नाम व राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, तो इसमें राज्य क्षेत्र का क्या मतलब है? राज्य क्षेत्र का मतलब यहाँ पर है जितने भी राज्य हमारे भारत में है वो। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा है अर्जित किए गए क्षेत्र, जैसे कि सिक्किम, इसको अर्जित किया गया है। तो जो अर्जित किए गए क्षेत्र हैं वो भी हमारे राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 2 देखते हैं। इसमें है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश है। तो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा? तो भारतीय संसद जो है वो कानून बनाकर किसी भी बाहरी प्रदेश को राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। हाँ, ये जो संसद कानून बनाएगी, है ना, इसमें नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति संसद के पास है और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति भी संसद के पास है। जैसे कि सिक्किम के केस में हमने ऐसा किया है।
सिक्किम में क्या हुआ, भारतीय संसद ने कानून बनाया और कानून बनाकर सिक्किम को अर्जित किया। सिक्किम एक अलग ही क्षेत्र हुआ करता था। इसे अनुच्छेद 2A के तहत अनुच्छेद 2A के तहत, अब 2A का अर्थ है कि यह मूल संविधान में यह अनुच्छेद नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है, इसलिए अनुच्छेद 2A इसे 35वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में जोड़ा गया, भारत के संविधान में जोड़ा गया। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1975 की यह बात है कि अनुच्छेद 2A को 35वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में भारत के मूल संविधान में जोड़ा। इसके तहत हमने सिक्किम को सह राज्य की संज्ञा दी, सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया। सह राज्य का मतलब क्या है? सह राज्य का मतलब ऐसा राज्य जिसके आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप ना करें, लेकिन बाह्य मामला जैसे रक्षा है, विदेशी संबंध है या कम्युनिकेशन है, इन सब चीज़ों में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो जिनके आंतरिक मामलों में हम बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें वो है सह राज्य। तो सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन इसी के बाद 36वां संविधान संशोधन आया और 36वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 2A जो कि मूल संविधान में नहीं था, जिसे बाद में जोड़ा गया, उसे खत्म करके सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया। याद रखें, कभी भी संविधान संशोधन के द्वारा नए राज्यों को भारत राज्य में नहीं मिलाया जाता। या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो या कुछ भी करना हो, राज्यों के सीमा से संबंधित, नाम से संबंधित या नए राज्यों को अर्जित करने से संबंधित, ये सारे मामले संविधान संशोधन में नहीं आते। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को क्यों लाया गया, इसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक्चुअल में ऐसा है कि सिक्किम को राज्य बनाने के लिए ये 36वां संविधान संशोधन नहीं लाया गया था। सिक्किम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 32 है। जनरली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 या 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सिक्किम में न्यूनतम सदस्य संख्या है। अतः इस विशेष प्रावधान को करने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन लाया और सिक्किम राज्य का गठन किया, क्योंकि सिक्किम तो हमारा सह राज्य पहले से था। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं और उसके नामों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया, कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया, बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। तो नाम में जो परिवर्तन किया जाता है किसी सिटी के, ये राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। लेकिन संसद द्वारा क्या किया जाएगा? अगर दो राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना हो या एक राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करना हो और उसे नया राज्य की संज्ञा देनी हो, तब इसमें संसद किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें विधेयक लाकर नया राज्य बना सकती है। दूसरा, राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना हो, घटाना हो, किसी राज्य के एरिया को बड़ा करना हो, छोटा करना हो, या उसके एरिया में या उसके सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या उसके नाम में चेंज करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये काम भी संसद ही करेगी। तो इस तरीके से अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, या किसी दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना है, या एक राज्य से दो नए राज्य बनाने हैं, ये सारे काम संसद में किए जाते हैं और संसद के किसी भी सदन में ये काम किया जा सकता है। लेकिन अगर शहरों के नाम बदलने हो तो शहरों के नाम बदलने का काम राज्य की विधानसभा करती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात यह कि यह जो विधेयक संसद लाएगी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का या उसको बढ़ाने घटाने का या नाम परिवर्तन करने का, ये हमेशा किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है। अब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मतलब राष्ट्रपति तो सिर्फ एक औपचारिकता है, उसे सिर्फ बता दिया जाता है कि भैया हमने नया राज्य गठन करना है। राष्ट्रपति की मर्जी हो या ना हो, उसे तो हाँ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक औपचारिक नाम मात्र ही है। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से यह लाया जाता है विधेयक, जो कि नाम मात्र ही समझिए। अच्छा, जब भी यह विधेयक लाया जाएगा तो राष्ट्रपति, जिस भी राज्य के लिए विधेयक लाया जा रहा है, राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को यह विधेयक भेजेगा और उससे सलाह मशवरा करेगा, उससे परामर्श लेगा। लेकिन राष्ट्रपति उसकी सलाह या मशवरा को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि हम लोग 2014 में देख चुके हैं, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो रहा था, तो उस समय राष्ट्रपति ने जो विधेयक संसद में लाया गया था, राष्ट्रपति ने उसे आंध्र प्रदेश के विधानसभा में भेजा। वहाँ के विधानसभा ने बहुत ही ज़्यादा बहुमत से यह पारित किया कि भैया नया स्टेट जो तेलंगाना है वह नहीं बनना चाहिए। लेकिन क्या इसकी बात सुनी गई?
आज हम लोग देख रहे हैं कि तेलंगाना जो है एक अलग स्टेट बन गया है। तो ये राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल की बात सुनने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर राज्य की राजधानियों के नाम में परिवर्तन करना हो, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और यहाँ की राजधानी रायपुर है, अब इसके नाम में परिवर्तन करना है और रायपुर की जगह पे इसका नाम रामपुर करना है अगर, तो राजधानी के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो सिर्फ राज्य की विधानसभा को है। इसमें केंद्र सरकार का या संसद का कोई भी योगदान नहीं है, वो पूरी तरीके से राज्य की विधानसभा पर ही निर्भर करता है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 या आर्टिकल 4 में यह लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत, जैसा कि अभी हमने देखा, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का ग्रहण है और अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य की सीमा, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन है। ये सभी जो भी चीज़ हम करेंगे वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, मतलब इसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। आर्टिकल 368 का मतलब है संविधान संशोधन। तो फिर ये जो विधेयक पारित होगा वो कैसे पारित होगा? तो ये विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होगा। अगर मान लीजिए संसद चाहती है कि छत्तीसगढ़ से कोई अलग पृथक होकर एक नया राज्य बना दिया जाए, तो संसद किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी एक सदन में विधेयक लाएगी और वो सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ से अलग होकर एक और राज्य का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर ये संविधान संशोधन के अंतर्गत आता तो इसके लिए संसद को विशेष बहुमत की ज़रूरत होती। तो विशेष बहुमत की चर्चा हम करेंगे जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो भी विधेयक संसद में पारित होते हैं राज्य के निर्माण से संबंधित, वो सारे के सारे विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। क्या है देशी रियासत? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत के आज़ाद होने के पहले हमारा देश दो भागों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश भारत जिसमें 9 प्रांत थे और एक देशी रियासतें जिसमें 552 देशी रियासतें थी, मतलब राजा महाराजा और उनके क्षेत्र जो थे वो 552 देशी रियासतें थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें जो ब्रिटिश भारत के 9 प्रांत हैं वो तो मिल गए थे, लेकिन देशी रियासतों को कहा गया कि जो भी देशी रियासतें भारत में मिलना चाहती वो भारत में मिल जाए, जो पाकिस्तान जाना चाहती वो पाकिस्तान चले जाए और जिनको स्वतंत्र रहना है वो भी बता दें। तो 552 देशी रियासतों में 549 देशी रियासतें तो भारत में आसानी से मिल गई, लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय करने के नाम पे बहुत ही कोहराम मचा रही थी। अगर देखा जाए तो इसमें है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ जो है इसमें रहने वाली ज़्यादातर आबादी तो हिंदू की थी, लेकिन यहाँ का राजा जो महाबत खान था वो मुसलमान था। जूनागढ़ का जो देशी रियासत है, यहाँ के जो राजा हैं मुसलमान जो है, इसने बोला कि भैया हमें जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करना है। तो देश जब आज़ाद हुआ था तब तो भारत शासन अधिनियम 1947 चल रहा था, जिसके तहत लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का विकल्प देशी रियासतों को दिया गया था। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी मतलब इसके तहत कोई भी देशी रियासतें भारत में शामिल हो सकती थीं, पाकिस्तान में शामिल हो सकती थीं या फिर अपना स्वतंत्र रूप से वह रह सकती थीं। तो जूनागढ़ में बोला कि हमें कहाँ जाना है, हमें पाकिस्तान पर जाना है। लेकिन तभी यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनकी वोटिंग कराई गई। तो यहाँ पे 2 लाख रजिस्टर्ड मतदाता थे, जिसमें 1,90,000 लोगों ने वोट दिया, जिसमें आप यकीन नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ 91 जो वोट हैं वो ही पाकिस्तान के लिए पड़े। बाकी सारी जनता ने वोट हिंदुस्तान में रहने के पक्ष पर दिए। इस तरह जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा हिंदुस्तान में विलय कर दिया गया। इसके बाद है जम्मू कश्मीर का विलय। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, और जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों से खरीदा था। लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहाँ के जो कबीलाई पठान लोग थे वो जम्मू कश्मीर में घुसकर वहाँ के कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को प्रताड़ित करना उन्होंने चालू किया। आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी कश्मीर फाइल्स, तो उसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि किस तरह से उस समय के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने हमारे देश में किस तरीके से अत्याचार किए थे लोगों के साथ। हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। जब हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी तो हरी सिंह से गृह मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर दस्तखत करवा लिए। भारत का कहना यह था विलय पत्र पर दस्तखत करेंगे तब ही भारत
जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को दूर भगाएगा और पाकिस्तान से उसको आज़ाद करवाएगा, पाकिस्तान के अत्याचार से आज़ाद करवाएगा। राजा हरी सिंह ने वहाँ की प्रजा की भलाई के लिए और अत्याचार से बचने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद भारतीय सेना वहाँ पर गई और भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ा। तो पाकिस्तानियों को खदेड़ने के बाद कुछ हिस्सा, जो कि पाकिस्तानियों ने कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने अंदर ले लिया था, जिसे अभी वर्तमान में पीओके का हिस्सा माना जाता है वो भारत का ही हिस्सा, लेकिन पाकिस्तानी उसे अपने अंडर में ले लिए। इसके बाद आते हैं हैदराबाद विलय। सबसे अंतिम जो देसी रियासत थी और जिससे मिलाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा वो था हैदराबाद का विलय। हैदराबाद उस समय सबसे बड़ा राजघराना था। यहाँ का निजाम, अगर हम बात करें देसी रियासतों में, तो सबसे अमीर था। 82,000 स्क्वायर माइल का इसका एरिया था। हैदराबाद जो है, इसके निजाम जो है वो भारत में हैदराबाद को विलय करने पे नामंजूर थे और खुद को स्वतंत्र रहने का ऐलान कर दिया। बोले कि हमको भारत में नहीं मिलना है। लेकिन सरदार पटेल जी जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद भारत में नहीं मिलेगा तो इससे भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता जो है वो खंडित हो जाएगी। इसीलिए सरदार पटेल ने हैदराबाद को कहा कि यह पेट में कैंसर के समान है। इसके बाद सरदार पटेल ने आर्मी भेज दी हैदराबाद पर। हैदराबाद पे जैसे ही आर्मी भेजी तो और ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो इसलिए चलाया गया क्योंकि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा पोलो के मैदान थे, 17 पोलो के मैदान थे, जिस वजह से कहा गया कि ऑपरेशन पोलो। आर्मी की एक सेना की टुकड़ी भेजी और आर्मी की सेना जैसे ही वहाँ गई, हालांकि सरदार पटेल पहले भी यहाँ पे आर्मी की सेना भेजना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता के चलते 2 बार कार्रवाई रोकनी पड़ी। सरदार पटेल ने फिर कहा कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सैन्य कार्रवाई ज़रूरी है, लेकिन उस समय के जो तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख थे रॉबर्ट बूचर, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि बदले में पाकिस्तान कहीं अहमदाबाद में या मुंबई में या दिल्ली में हमला ना कर दे। इसके बाद 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 तक 5 दिन तक भारतीय सेना मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की, जिसके फलस्वरूप निजाम को अंततः हार माननी पड़ी और ऑपरेशन पोलो सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन पोलो के हीरो, जब ये हैदराबाद का विलय हो रहा था तो हैदराबाद के विलय के समय हमारे देश के कुछ जवान शहीद हो गए, जिसमें हविलदार बचित्तर सिंह और नायक नर बहादुर थापा को उस समय के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसीलिए कहते हैं, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई तेरी, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होगा। नोटों में सिमट कर सोने में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होगा। सरदार पटेल की इन्हीं प्रयासों की वजह से, सरदार पटेल, VP मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की प्रयासों की वजह से ही 552 देसी रियासतों का विलय भारत में हो पाया, जिसकी वजह से सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2015 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे पर है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर या 600 फीट के आसपास है, जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। तो ये था पूरे देसी रियासतों का विलय। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि नए राज्यों का जो गठन हुआ है, या राज्यों का जो गठन हुआ, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसमें कौन कौन से राज्य थे, राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ, और वर्तमान में भी जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किस तरीके से बने हैं। तो इनका डिटेल अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।